एक चीज़ पहले मुझे ये बताते, देखें 3 से 4 स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें से सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारे पास ये है कि हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो जनवरी से जून तक का महीना था, इसको सबसे पहले यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी बच्चों कि इसको सबसे पहले आप रीअसेस कर लें, ठीक है, कि इस 6 महीने में आपने क्या करा था, ठीक है। जो गलतियां थी कोशिश करें कि उसको वापस से रिपीट हमने नहीं करनी। बिल्कुल ऑनेस्टली सबसे पहले ये बता दें कि इस 6 महीने में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। यार ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिनकी पहली अटेम्प्ट है, अगर वो चाहते हैं कि जो वो गलती ना करें जो नॉर्मली बच्चों से हो जाती है, तो वो भी चाहे तो ये आधा पौना घंटा अटेंड कर सकते हैं। आपके ऊपर ऑप्शन है। डन हो गया यार। एक सबसे बड़ा मसला मेरे बच्चों, जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ना अपेरेंटली, क्या हमने इस 6 मंथ्स में एक प्रॉपर प्लान बनाया था कि हमें इस सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं और उस आवर्स के बेसिस पे मैंने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। क्या एक प्रॉपर प्लान था और क्या मैंने चीज़ें ओवर द टाइम कवर की थी, या वही बस एंड में आके 2-3 महीने मैंने लगातार बस लेक्चर्स देखे, आखिर के 2 महीने लेक्चर्स देखे और बस मैं स्टार्ट हो गया। मतलब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, क्या एक प्रॉपर प्लान बना था? क्या लेट से 70 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है, 70 घंटे के लेक्चर्स हैं, 20 घंटे मुझे आइजा की रीडिंग में लगेंगे, 40 घंटे मुझे प्रैक्टिस करने में लगेंगे, तो टोटल 130 घंटे से 130 घंटे को ओवर द 6 मंथ्स मैंने कैसे एलोकेट करना है, वीकली बेसिस पे कैसे एलोकेट करना है, किन चीजों को मैंने अपने प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना है, क्या एज सच कोई चीज करी थी? तो देखें यार, देखें बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है बच्चों में, इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज जो बच्चा मुझसे मैसेज कर रहा है ना कि सर पेपर में फेल हो गए, गाइडेंस देते हैं, तो मैं लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी आपसे डिस्कस कर लूंगा, सही, उसका स्मार्ट सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएंगे। लेकिन एट द एंड सॉल्यूशन वो नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि यार देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपने इस 6 महीने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो जिसकी पहली अटेम्प्ट है, अगर वो भी सुन रहा है, वो भी देख रहा है, तो वो भी एनालाइज कर ले कि ये गलती ना करिएगा कि आप आखिर के 1-2 महीने में लेके बैठ रहे हैं और सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा सिलेबस आखिर के 1-1.5 महीने में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस फिर आप कवर ही कर रहे होते हैं, आपके पास वो महारत उस किस्म की हासिल नहीं हो रही होती। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों ये बात समझ आती है? सही है। तो यार एक चीज तो पहले ये देख लें, सबसे पहली चीज आपने ये एनालाइज करनी है, कि यार इस बार आप खुदा का वास्ता है 6 महीने का एक प्लान बना लें, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, मैंने एक छोटी सी एक स्लाइड भी बनाई है, वो भी आपसे शेयर करता हूं। इस बार देखें कुछ एक चीज होती है बच्चों, देखें मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज होती है सब्जेक्ट की प्री कंडीशन, सही है, एक चीज होती है सब्जेक्ट की प्री कंडीशंस। अगर वो प्री कंडीशंस ही पूरी नहीं है, चाहे वो एक बिल्कुल ही डफर बच्चा है मेरी तरह, चाहे वो बहुत ही कोई जीनियस बच्चा है, उन दोनों के लिए ये चीज तो बड़ी सिंपल है यार कि एक सब्जेक्ट की प्री कंडीशन है, उसके ऊपर ख्याल रखना है। फिर एक बच्चा ऐसा होता है, मुझ जैसा होता है, जिसको फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, चीजों को रिटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं अपने प्लान में उस चीज को फिर इनकॉर्पोरेट कर रहा होता हूं और मैं ये एनालाइज कर रहा होता हूं कि ठीक है मुझे इन एरियाज में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही है, मुझे लिखने में मुश्किलात पेश आती है, मुझे सवाल पिक करने में मुश्किलात पेश आती है, तो इसके लिए मुझे ये आवर्स एलोकेट करने हैं। रादर देन के बस हम ऐसे ही लेक्चर बैठ के देखते रहे आखिर के 1-1.5 महीने में लेक्चर्स देखें, तो बच्चों थोड़े से चांसेस है कि हम पेपर को फेल कर जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? देखिए यार बच्चों, सबसे पहला काम ये कर लें, मुझे एक चीज़, ये जो सामने एक स्लाइड आ रही है उसको थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला काम ये करना है, लास्ट 6 मंथ्स को आपने रिवाइंड करना है, सही है। लास्ट 6 मंथ्स को मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से रिवाइंड कर लो, ये चेक कर लो कि क्या कोई प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया था, क्या ओवर द 6 मंथ्स आपने इसको पढ़ा था, और जो CFAP 6 को पढ़ने की एक अप्रोच है, क्या आपको क्लियर थी कि आपने किस माइंडसेट से पढ़ना है? देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता था कि यार इसको पढ़ने के लिए मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस माइंडसेट से मैंने चीजों को पढ़ना है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों तो आप ये कर लें कि पिछले 6 महीने को रिवाइज करें, एनालाइज करें कि क्या गलतियां हुई थी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपकी कवरेज क्या थी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यार मैं आपसे सिर्फ इतनी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि क्या आपने एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मुझे इसका जवाब मिल सकता है? समझ आ रहा है? तो जो नया बच्चा है जो पहली बार दे रहा है भाई, वो ये देख ले कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सही है। एक 6 महीने का प्लान बनाए, अपने हिसाब से प्लान बनाए, आपको टेंटेटिवली एक स्मार्ट प्लान दिया जाता है, लेकिन आप चाहें तो उसको अमेंड कर सकते हैं और अपने हिसाब से ओवर द 6 मंथ्स इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है, ठीक है। फिर सेकंड चीज प्यारे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्री कंडीशन। चाहे आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे आप पुराने FTS वाले हो, चाहे आप फेलियर हो, ये आपकी कुछ एडवांस ऑडिट की या किसी भी सब्जेक्ट की कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, सही है। सबसे पहली चीज, आप एक दिसंबर 24 का प्लान बनाएं, सही है। आपने ये काम करना, ये गलती हो गई थी, स्टडी प्लान वाली गलती हो गई थी, इसको सही करें। और इसको सही कैसे करें? दिसंबर 24 का आप एक अच्छा सा प्लान बनाएं अपना, और उस प्लान को ओवर द 6 मंथ्स रखें। ओवर द 6 मंथ्स इस तरीके से रखें कि अगले 3-4 महीने में मैंने अपने कोर्स की कवरेज सारी चीजें कवर करनी है। क्या कवर करना है? मैंने लेक्चर्स कवर करना है, मैंने हैंड आउट की रीडिंग करनी है, उसके बाद जो आइजाज हैं उनको रीड करना है,
उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के साथ साथ मैंने टाइम मैनेजमेंट और आइजा को रेफर करना है। देखें ये प्रैक्टिस वाला जो एलिमेंट है ना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस के एलिमेंट में आपने ये देखना होता है कि एक सवाल है 20 नंबर का, ठीक है, तो इसका मतलब है पेपर में इसको करने के लिए आपके पास 35-36 मिनट होंगे। आपने ये देखना है कि क्या 35-36 मिनट में आपने सवाल कर भी लिया या नहीं करा, ये पहला टारगेट है आपका। दूसरा टारगेट, इस सवाल में मैंने अगर आइजा को रेफर करना था तो क्या मेरा डिसीजन सही था आइजा को रेफर करने का या डिसीजन सही नहीं था, ये चीज आपने एनालाइज करनी है। तीसरी चीज आपने देखनी है अच्छा अगर मुझे आइजा को रेफर करना सही था तो जो मैंने आइजा से लिखा है क्या वो सही लिखा है, मुझे अमेंड करना था कि नहीं करना था। प्रैक्टिस में ये नहीं कि आपने 100 सवाल कर लिया, प्रैक्टिस के अंदर 3-4 कैरेक्टरिस्टिक होती है, सही है, जो मैंने लिखा क्या वो रेलेवेंट लिखा कि नहीं लिखा। अगर एक सवाल के अंदर 4 आइजाज एप्लीकेबल थे तो क्या मैंने चारों आइजाज को अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करा भी है कि नहीं करा, किसी आइजा को ज्यादा तो नहीं कर दिया, किसी आइजा को कम तो नहीं कर दिया। आपने इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो अगर आप मुझे 15-20 मिनट इजाजत दें और मैं कुछ बातें आपसे कर लूं, आप यकीन करें इंशाल्लाह आपका इस बार पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताएं पेपर में फेल क्यों है, क्या मसला है। मैंने 4 लिस्टें लिखी हैं, आप मजीद ऐड करवा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पिक नहीं हो रहा होता, जो एक बच्चे ने कहा हैजिंग का, बच्चों क्या क्वेश्चन पिक नहीं हो रहा। अच्छा क्या टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है, 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा। क्या कोर्स कवरेज का मसला है, क्या कोर्स कवरेज का मसला है, क्या इररेलेवेंट आंसर लिख रहा हूं मैं, सवाल कुछ और पूछ रहा है आंसर कुछ और लिख रहा हूं। इसके अलावा और कोई मसला है तो मुझे बता दें बच्चों, इसके अलावा भी कोई मसला है तो बताएं। लिंकिंग नहीं हो रही, एक बच्चे ने कहा लिंकिंग नहीं हो रही, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। ड्राफ्टिंग में इश्यू हो रहा है, इररेलेवेंट आंसर लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया बच्चों, आप बताएं थोड़ा सा और। ये आधा घंटा मेरे साथ आप अटैच रहेंगे ना बच्चों, अगले 6 महीने आपको पता होगा कि आपने लेके कैसे चलना है इस सब्जेक्ट को, सही है, किसी की मोहताजी नहीं होगी आपको। तो नॉर्मली बच्चा जो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर मुझे अपेरेंटली है ना यही मसले आते हैं, यही मसले आते हैं, सही है, यही मसले आते हैं। फजूल वाली हरकत ना करना। नॉर्मली पिछले बैच को अगर मैं रिवाइंड करूं तो होता क्या है कि बच्चे ने लेक्चर्स देखे और आइजा रीड नहीं करा, ऐसे ही था। हमने लेक्चर्स लेते रहे जल्दी जल्दी और आइजा रीड नहीं करो, आखिरी के 10-15 दिन में हम कह रहे थे कि अब आइजा को कैसे रीड करें। अब बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा यहाँ पे फेल होने के बाद आइजा को रीड कर रहा है और लेक्चर्स नहीं देख रहा। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि यार जो एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी आप इंशाल्लाह बना लो तो चीजें कवर हो जाएंगी, सही है। फाइनल स्ट्रेटेजी मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक, ये प्री कंडीशन समझ में आती है, इस प्री कंडीशन का ख्याल रखना है मेरे बच्चों, ये प्री कंडीशन का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये तो चाहे आप जीनियस बच्चे हो, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, या आप मेरी तरह एक पुराने एमएफसी और एफटीएस के स्टूडेंट हो, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। किस चीज़ का ख्याल रखना है मेरे बच्चों, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि कुछ सब्जेक्ट्स की प्री कंडीशंस होती हैं। फेल क्यों हुए, जाहिर सी बात है कुछ बच्चे के लिए ये होगा इंपॉर्टेंट, कुछ के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, कुछ के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, कुछ के लिए लिंकिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होगी। अपनी चीज़ें हाईलाइट करें कि आप फेल क्यों हो रहे हैं, सही, अपनी चीज़ें हाईलाइट करें फेल क्यों हो रहे हैं। उसके बाद आखिरी काम आप ये करें, एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाए। सही, आप माशाल्लाह सी के स्टूडेंट है यार, अभी आप 2 साल बाद क्वालिफाई कर जाएंगे, आप एक कंपनी संभाल लोगे, ठीक है, एक माशाल्लाह कंपनी संभाल लोगे आप, ठीक है। एक सब्जेक्ट नहीं संभाल सकते यार, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर आप एक प्लान बनाएं और प्लान में इनकॉर्पोरेट करें कि यार मेरा जो कोर्स कवरेज है, तो लेट से अगर मैंने लेक्चर्स देखने हैं तो लेट से लेक्चर्स के आवर्स मेरे 70 है, ठीक है। अगर मैंने आइजा को रीडिंग करनी है लेट से, तो मैं आइजा की रीडिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल 20 घंटे एलोकेट कर देता हूं, मैं आइजा की रीडिंग के लिए 20 घंटे एलोकेट कर देता हूं। और चूंकि मुझसे सवाल पिक नहीं होता, मुझसे सवाल पिक नहीं हो रहा होता, मैं इररेलेवेंट लिखता हूं, तो मैं प्रैक्टिस के लिए मजीद 40 घंटे एलोकेट कर देता हूं, मैं प्रैक्टिस के लिए मजीद 40 घंटे एलोकेट कर देता हूं। तो ये टोटल मेरे पास बनते हैं लेट से 130 आवर्स, और मैं मजीद कुछ 20 घंटे या 30 घंटे रिवीजन के लिए रख देता हूं, सही है। सबसे पहला तो आप काम ये कर लें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एडवांस ऑडिट को 150 घंटे एलोकेट करने, और 150 घंटे का ब्रेकअप ये है, सही है। 70 घंटे में लेट से आपने लेक्चर्स देखने, लेक्चर के साथ ही आपने आइजाज को रीड करना है, उसी के साथ आपने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है। हम जो एंड में लेके चलते हैं ना, तो फिर होता क्या है, होता ये कि रिस्क के 10-15 सवाल हमारे पास होते हैं, हमने कॉन्सेप्ट वाली एक क्लास ली और 1-2 सवाल देखे, बाकी ऐसे पढ़ ली और आगे चले गए, सही। हम नॉर्मली फिर ये हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फायदा नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ आती है। फिर अपनी वीकनेस को हाईलाइट करें, क्या मेरी वीकनेस ये थी, तो इस वीकनेस को एड्रेस करने के लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में मजीद 40 घंटे अप्लाई कर दिए। पास पेपर्स की ड्राफ्टिंग करें, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसको लाजमी करें, सही है, लाजमी करें एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने पूरी बुकलेट आप लोगों से शेयर कर दी है, सही है, चाहे आप क्लासेस ले ना लें, अगर आप वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट करना चाहते हैं वो बुकलेट कर दें। कोशिश करें MSA 1 के क्वेश्चंस को देखें, सही, MSA 1 के क्वेश्चंस नॉर्मली C5-6 में कॉपी हो रहे होते हैं, तो MSA 1 के क्वेश्चंस देखें, अदर प्रोफेशनल बॉडी के क्वेश्चंस को देखें, ताकि एक डिफरेंट सवाल जब आएगा ना तो आपको एनालाइज हो रहा होगा कि क्या आपसे क्वेश्चन पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लें बच्चों, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है, सही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले ये प्लान विलन सारे बना लिए, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। जब एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहला काम लेट से आप लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है। जब आप लेक्चर्स लें तो लेक्चर लेने के बाद दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने उसको लिखना है।
जो भी आपने पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिए, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने लिखना है। सही है, पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है, पूरा का पूरा कंटेंट और स्ट्रक्चर लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आइजर 240 फ्रॉड का लेक्चर देखा, तो आपने आइजर 240 फ्रॉड में आपने कहा कि यार कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, आपने थोड़ी बहुत लिखी। फिर आपने कहा कि यार ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसको लिखा। फिर आपने कहा कि ऑडिटर फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करता है और असेस भी करता है। कैसे करता है भाई, कैसे करता है? तो ये कुछ प्रोसीजर्स है जिनकी वजह से वो रिस्क आइडेंटिफाई करता है। अच्छा भाई, कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं? भाई ये कुछ रिस्क हैं जो कि फ्रॉड के आइडेंटिफाई होते हैं। अच्छा, इन रिस्क के अगेंस्ट फिर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करता है? इन रिस्क के अगेंस्ट ऑडिटर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। अच्छा, जब ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है और अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है तो ऑडिटर उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है? भाई ऑडिटर इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। क्या ये बात समझ आ रही है? आपने लेक्चर लेने के बाद, हैंडआउट पढ़ने के बाद आपने खुद से आइजा को लिखना है, कॉन्सेप्ट्स को लिखना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इससे होगा ये कि आपको थोड़ी सी है ना चीज़ों की लिंकिंग समझ में आ रही होगी कि फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे जो है ना ये आइजा 315 की बात कर रहा है कि यहाँ पे ऑडिटर रिस्क को तो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये रिस्क आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स हैं, ये रिस्क आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स हैं। ये फ्रॉड के ऊपर हमारे पास कुछ प्रिज्यूम्ड रिस्क होते हैं, हमेशा होंगे, लाजमी होंगे। सही है, और ये उन रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिससे ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है। और ये वो प्रोसीजर्स हैं कि अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आइजर 240 का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर ये चीजें कवर्ड होती है, ताकि अगर पेपर में सवाल आए और आंसर मैंने यहां से लिखना हो तो मैं यहीं से लिखूं, मैं इररेलेवेंट आंसर ना लिख दूं। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो पहला काम। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आइजा को लिखना है। ठीक है, जब आप आइजा को लिखेंगे तो तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करनी है। आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करनी है कि यार ऐसी कौन सी चीज थी जो लिखते हुए मुझे लगा कि नहीं यार ये मिक्स हो रहा है प्रोसीजर, या लिखते हुए मुझसे कोई चीज मिस हो गई, या कोई स्टेप मिस हो गया, या फिर बहुत ही बड़ा कोई स्ट्रक्चर मिस हो गया। सही है, या मैंने गलत स्ट्रक्चर लिख दिया, या मैं ये लिख रहा था लिखते हुए कि भाई ये वो प्रोसीजर है जो कि ऑडिटर परफॉर्मेंस फेज में करता है, मैंने वहां पर रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दिए थे। क्या यहां पे आप ये काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा, जब आपने लिख लिया और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो गई ना, अब आप कहेंगे यार चलो आ जाओ, अब मैं आइजा को रीड करता हूं। अब आप एक चीज लिख चुके हैं ना सारी, अब आप एक चीज लिख चुके हैं। अब जब आप चौथा काम आइजा को रीड करेंगे तो आप एक चीज लेक्चर देख चुके हैं, आप हैंडआउट अच्छा सा देख चुके हैं, आप उसको एक बार लिख चुके हैं, फिर आप आइजा पढ़ेंगे। तो जब आप फ्रॉड पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार ठीक है, मेरा माइंड पहले से मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि फ्रॉड के सबसे पहले लिखा हुआ होगा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी, फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लिखा होगा, फिर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन लिखा होगा, फिर फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होंगे, फिर कुछ रिस्क लिखे हुए होंगे, फिर प्रोसीजर्स लिखे हुए होंगे, और अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप जब आइजा रीड करेंगे तो ये तीनों चीजें प्यारे बच्चों आपके साथ अलाइंड होंगी। सही है, कोई एक दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ ऐसे लगते हैं आपको कि यार ठीक है ये तो नहीं पढ़ा या नहीं पता, उसको आपने हाईलाइट कर दिया कि यार इन केस एग्जामिनर अगर चाहे तो मैं पूछ सकता हूं। अच्छा, आइजा रीड करते हुए आपने ये भी देखना है कि अगर पेपर में सवाल आएगा तो ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर मैंने पिक कर लिया तो यहां पर मुझे आइजा हेल्प कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? फिर उसके बाद आप उठाएं पास्ट पेपर्स, फिर उसके बाद आप उठाएं पास्ट पेपर्स, और पास्ट पेपर्स की आप ड्राफ्टिंग करें। ड्राफ्टिंग में मेरे प्यारे बच्चों किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जल्दी से बता दें, ड्राफ्टिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना है? बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ड्राफ्टिंग करने बैठेंगे किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कि क्या आइजा रेफर करना चाहिए था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मुझसे क्वेश्चन पिक हुआ। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मेरा आंसर रेलिवेंट है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मेरा आंसर कंप्लीट है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? आपने प्रैक्टिस करते हुए ये नहीं कि मैंने 100 अटेम्प्ट के रिस्क का सवाल कर लिए, और भाई आपने प्रैक्टिस करते हुए ये देखना है कि मेरा टाइम मैनेज हो रहा है। मुझे अगर इस सवाल में आइजा को रेफर करना था तो क्या मैंने रेफर किया है, और अगर रेफर किया है तो जो आइजा में लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिखा है या थोड़ा चेंज करके लिखा है। तीसरी चीज, क्या मुझे सवाल पिक हुआ। चौथी चीज, क्या मेरा आंसर रेलिवेंट है भी कि नहीं। पांचवी चीज, क्या मेरा आंसर कंप्लीट भी है कि नहीं। पेपर में 5 आइजाज एप्लीकेबल थे, मैंने 3 आइजाज लिखे। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करेगा। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर सवाल में आपने क्या बनाने प्यारे बच्चों, लर्निंग पॉइंट्स। हर सवाल में अगर आपने सवाल पढ़ के अटेम्प्ट किया और आईकैप का आंसर देखा या मेरा आंसर देखा और आपने कहा अच्छा चलो यार ये गलती हुई थी, नहीं, आपने हर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाने, लर्निंग पॉइंट्स बनाने। सही है, देखिए लास्ट अटेम्प्ट में साइबर सिक्योरिटी का सवाल आया था बच्चों, ऐसा ही है, साइबर सिक्योरिटी का सवाल लास्ट अटेम्प्ट में आया था जून 24 में,
और साइबर सिक्योरिटी का सवाल एक और अटेम्प्ट में आया था शायद जून 22 में। जब जून 22 में साइबर सिक्योरिटी का सवाल आया था तो हमारा आंसर आइजर 250 लॉज एंड रेगुलेशन से था। याद है एक बैंक में साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था, डिपॉजिटर का सारा डेटा जो है वो ब्रीच हो गया था, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई थी, याद आ रहा है बच्चों? और उसका आंसर मैंने कहां से लिखा था? आइजर 250। लास्ट अटेम्प्ट में भी साइबर सिक्योरिटी सवाल आया, लेकिन क्या आंसर आइजर 250 था? क्या आंसर आइजर 250 था? नहीं, आंसर आइजर 250 से नहीं था, आंसर हमारा स्ट्रेट स्कोप लिमिटेशन से था। सर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अटेम्प्ट में साइबर सिक्योरिटी आया, एक में 250 आया, एक में हमारे पास 250 अप्लाई नहीं हुआ? ये बड़ा जरूरी है आपको। ऐसा नहीं आपने सवाल पढ़ा, आपने आंसर पढ़ा, अच्छा जी तो स्कोप लिमिटेशन है, मुझे तो पता है स्कोप नहीं। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि भाई इस सवाल में जब साइबर सिक्योरिटी का वर्ड आया तो क्यों गोइंग कंसर्न अप्लाई हुआ, क्यों आइजर 250 अप्लाई हुआ, और लास्ट अटेम्प्ट में जब साइबर सिक्योरिटी का सवाल आया तो क्यों हमारे पास गोइंग कंसर्न अप्लाई नहीं हुआ, क्यों हमारे पास आइजर 250 अप्लाई नहीं हुआ? या जब आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि मैं इस सवाल अटेम्प्ट करते हुए मेरे जहन में 5 आइजाज आ रहे हैं। मुझे इस सवाल में आइजर 240 भी एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है, आइजर 250 भी एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है, आइजर 570 भी एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है, आइजर 560 भी। ये प्रैक्टिस में आपने करना है कि मेरे जहन में क्यों 4 आइजाज आ रहे हैं। और जब आप आंसर्स देखेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर में शायद 6 आइजाज एप्लीकेबल हो रहे होंगे, या आंसर में शायद सिर्फ 2 आइजाज एप्लीकेबल हो रहे होंगे, या आंसर में इनमें से कोई भी आइजा एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा जो आपने सोचा। तो आपने ये नहीं कहना कि चलो ठीक है एक आंसर मैंने पढ़ लिया। आपने ये सोचना है कि जो मैंने आइजाज सोचे ये क्यों आइजाज मैंने इस तरह के सोचे, सवाल में से क्या चीज लिखी थी जिसकी वजह से मैंने आइजाज सोचे। और आईकैप अगर अपना आंसर या सर इब्राहिम का जो आंसर वॉल्यूम 2 में लिखा हुआ है वो क्यों मेरे आंसर से ब्रीच कर रहा है। तो ऐसी क्या चीज थी जो, जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आपसे आपकी क्वेश्चन पिकअप की प्रैक्टिस ही ठीक नहीं हो सकेगी। यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, जब तक ये कि यार इस सवाल में ये जो आंसर है या जो सब मैंने क्यों टेस्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ चला गया ऑल्दो आंसर कंट्रोल्स की तरफ था, मैं क्यों गोइंग कंसर्न की तरफ चला गया ऑल्दो आंसर फ्रॉड की तरफ था, मैं क्यों सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ चला गया ऑल्दो आंसर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से था मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है आपको? तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस करते हुए आपने ये लाजमी देखना है कि मुझसे टाइम मैनेज हुआ, मैंने आइजो को रेफर करना था, क्या मुझसे क्वेश्चन पिक हुआ। आप सोचे सवाल अटेम्प्ट करते हुए कि सवाल पढ़ रहा हूं तो आपके जहन में कितने आइजाज इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किस सीक्वेंस में आइजा अप्लाई हो रहे हैं, फिर उसको लिखें। और लिखे तो आप सोचे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। और एंड में ये काम लाजमी करिएगा मेरे बच्चों। कौन सा काम? जितनी गलतियां हुई, जो कुछ हुआ, लर्निंग पॉइंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? लर्निंग पॉइंट हर सवाल में, कि अगर आपका सवाल ठीक भी हुआ है तो उसमें भी लर्निंग पॉइंट लिखेगा। चूंकि सवाल में ये लिखा हुआ था इस वजह से मैंने ये आंसर लिखा है इसका। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, मैं एक काम ये करता हूं आपके साथ। ये लास्ट अटेम्प्ट के सवाल में हमारे पास एक सवाल आया था, सजेस्ट दी स्ट्रेटेजी, और वो कह रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड दैट यू वुड रिकमेंड टू द ऑडिट टीम फॉर रेवेन्यू, डिस्क्राइब एनी 7 कंट्रोल दैट शुड बी इन प्लेस एट ZTL। सही है। और सवाल में अगर आप बार बार देखें तो सवाल में लिखा हुआ क्या आ रहा है? यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिट मैनेजर टू लीड द ऑडिट ऑफ ZTL, अ लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विद अ लार्ज क्लाइंट, ऑफर्स अ वाइड सिलेक्शन ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग हाई स्पीड डेटा प्लान्स। During initial risk assessment, revenue has been identified as an important and high risk audit area. The following information has been gathered regarding the ZTL's revenue. तो इसमें कुछ ही अजीब से वर्ड्स लिखे, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमलेसली मैनेजमेंट कस्टमर सब्सक्रिप्शन है, दिस सिस्टम ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ कस्टमर साइन अप, सब्सक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन एंड प्लान मिटिगेशन। फिर उसने कहा ZTL रेवेन्यू इज मेनली ड्राइव फ्रॉम मंथली सब्सक्रिप्शन, डिफरेंट पैकेजेस। ये सारे इसने आपको दिए, सवाल आप पढ़ चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं। फिर अगेन वापस से रेवेन्यू का वर्ड आ रहा है, फिर अगेन वापस से रेवेन्यू का वर्ड आ रहा है। और सवाल की रिक्वायरमेंट है, इन द लाइट ऑफ अबव सिनेरियो सजेस्ट द स्ट्रेटेजी दैट यू वुड रिकमेंड द ऑडिट टीम फॉर रेवेन्यू। अभी सुनिएगा, ये 12 नंबर का सवाल है। और जो बच्चा कहता है ना क्वेश्चन पिक नहीं हो रहा और वो इररेलेवेंट लिखता है, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बच्चे ने सवाल पढ़ा तो सवाल में आईकैप ने करा क्या, बार बार रेवेन्यू का वर्ड लिखा। और क्वेश्चन नंबर ए में, और ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। हमारे पास जितनी भी नॉर्मली टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज होती है, उन टेली कम्युनिकेशन कंपनीज में कोई हम जैसा अकाउंटेंट थोड़ी बैठा होगा कि वो क्या कहते हैं, एक कॉल हुई तो उसने फौरन से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। सारा का सारा सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है, सारी की सारी चीज़ें सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। सही है। तो इस प्रोसेस में आप रेवेन्यू के ऊपर कैसे काम करेंगे? वो कह रहा है मुझे स्ट्रेटेजी बताएं, आप रिकमेंड करेंगे ऑडिट टीम को फॉर रेवेन्यू की। तो मुझे स्ट्रेटेजी यहाँ पे थी, तो मेरे पास स्ट्रेटेजी से मेरे पास एज ए 300 अप्लाई होता है। स्ट्रेटेजी से मेरे पास प्यारे बच्चों एज ए 300 अप्लाई होता है। ठीक है। अब जब स्ट्रेटेजी एज ए 300 अप्लाई होता है, मैं कहता हूँ कि जब सारी चीज़ें आईटी कर रहा है और मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो रही है, तो स्ट्रेटेजी का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि मैं अपनी इंगेजमेंट टीम में एक IT स्पेशलिस्ट रखूंगा।
मैं अपनी एंगेजमेंट टीम में एक आईटी स्पेशलिस्ट रखूंगा जो कि मुझे सिस्टम पे कंफर्ट दे कि क्या वो रेवेन्यू जो कैलकुलेट कर रहा है क्या वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। कि यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को। अब एक और चीज सोचें, डिस्क्राइब एनी 7 कंट्रोल दैट शुड बी इन प्लेस। अब मुझे कंट्रोल्स किसके लिखने होंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें कंट्रोल किसके लिखने होंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें कंट्रोल किसके लिखने होंगे। कंट्रोल किसके लिखने होंगे, सवाल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेवेन्यू 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 रेवेन्यू, पहली रिक्वायरमेंट रेवेन्यू। प्यारे बच्चों देखें नहीं, यहाँ आप देखें डिस्क्राइब एनी 7 कंट्रोल्स दैट शुड बी इन प्लेस एट ZTL। जब भी इस तरीके का सवाल आता है आपने हमेशा ये सोचना है कि जब कंट्रोल्स हैं तो कंट्रोल्स 2 किस्म के होते हैं, एक मैनुअल होता है एक IT होता है। IT में मेरे पास 2 किस्म के कंट्रोल होते हैं, एक GITC होता है एक एप्लीकेशन कंट्रोल होता है। GITC में मजीद मेरे पास कैटेगरीज होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम की होती हैं, डेटाबेस की होती है, प्रोग्राम चेंज की होती है, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस की होती हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल में मेरे पास एग्जिस्टेंस चेक और रेंज चेक और सीक्वेंस चेक। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों। सवाल में वो कह रहा है डिस्क्राइब एनी 7 कंट्रोल्स दैट शुड बी इन प्लेस एट ZTL। सही है, एट ZTL। वो आपसे रेवेन्यू के कंट्रोल्स नहीं पूछ रहा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे रेवेन्यू के कंट्रोल नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है जो रेवेन्यू का सिस्टम है, जो सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल बताएं। बच्चा यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लिख के आ गया है, बच्चा यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल्स मैनुअल कंट्रोल्स लिख कर आ गया है। अगर जब तक आपको लॉग ऑडिट का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, अगर आपने कभी खुद से बैठ के डायग्रामें नहीं बनाई होंगी, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस तरह आपने डायग्राम चीजों की नहीं बनाई होंगी, चीजों के बारे में नहीं पता होगा आपको, आप कभी भी सवाल पिक नहीं कर सकेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आईकैप का आंसर पढ़ा और आपने कहा अच्छा अगर वो मुझसे कभी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल्स पूछेगा तो मैं ये आंसर लिख के आ जाऊंगा। अगर आपकी ये अप्रोच है कि अगर वो यूं पूछेगा तो मैं यूं लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो फिर आप क्या पास होंगे। आपके पास जो इल्म है, जो रेलिवेंट आइजाज है, उसमें से क्या चीज रेलिवेंट है, सही है। उसके अंदर हमारे पास रेवेन्यू के कंट्रोल्स भी एप्लीकेबल हैं और हमारे पास IT के कंट्रोल्स भी एप्लीकेबल हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ें, सवाल की रिक्वायरमेंट को बड़ा गौर से पढ़ना है प्यारे बच्चों। सवाल की रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है पार्ट 1 में बड़ा कैटेगोरिकल कह रहा है स्ट्रेटेजी बताएं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में मैं IT स्पेशलिस्ट टीम को भेजूंगा। रेवेन्यू के ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में परफॉर्म नहीं कर सकता, रेवेन्यू के ऊपर मुझे कंट्रोल्स पे रिलायंस लेनी पड़ेगी, कंट्रोल का मुझे कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा और चूंकि ये IT कंट्रोल है तो मुझे अपने पास IT स्पेशलिस्ट को भेजना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है डिस्क्राइब एनी 7 कंट्रोल्स दैट शुड बी इन प्लेस एट ZTL। सही है, वो कह रहा है कंट्रोल बताएं, किस चीज के ऊपर कंट्रोल प्यारे बच्चों, सिस्टम के ऊपर कंट्रोल्स। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है सर। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सिस्टम की बात कर रहा है क्या इसके कंट्रोल्स हमारे पास स्टडी टेक्स्ट में लिखे हुए? नहीं बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कस्टमर सब्सक्रिप्शन, ऑटोमेट्स द प्रोसेस, कस्टमर साइन अप, सब्सक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन प्लान, स्विचिंग बिटवीन वेरियस सर्विस ऑप्शन। क्या इस चीज के ऊपर स्पेसिफिक कोई कंट्रोल्स लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगली बार वो मुझसे न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर भी कोई कंट्रोल पूछ लेगा तो मुझे टेक्निक पता होनी चाहिए। मुझे इस बार उसने टेलीकम्युनिकेशन की पूछी, अगली बार वो मुझसे पूछेगा गैस इंडस्ट्री के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कि जो भी मीटर कंजम्पशन होती है वो ऑटोमेटिक होती है, वो कार्ड रीडर होता है, उसके थ्रू हमारे पास चीजें हो रही होती है। वो कुछ भी पूछेगा, मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा आइजा रेलिवेंट है, उस आइजा के अंदर क्या बातें हैं और उसमें से मैंने चीजों को लिखनी होगी। मतलब इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये कैफ लेवल का सवाल है, ये कैफ लेवल का सवाल है। अरे कैफ में सवाल कर रहे हैं हमने, सही है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है और वो अगर रेवेन्यू को कैलकुलेट कर रहा है ऑटोमेटेड, तो क्या कंट्रोल होने चाहिए। अगर एक सिस्टम ऑटोमेटेड कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब है जब सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है तो सिस्टम को 2 चीजें बताई गई होंगी। जल्दी से बता दें भाई, सिस्टम को कौन सी 2 चीजें बताई गई होंगी। अगर एक सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है तो क्या सिस्टम में कोई डेटाबेस होगा? जल्दी से बता दें भाई, क्या सिस्टम में कोई डेटाबेस होगा? क्या सिस्टम में कोई प्रोग्रामिंग हो रही होगी? क्या कोई भी जाके पीछे डेटाबेस में सब्सक्रिप्शन के नंबर को चेंज कर सकता है? क्या कोई भी जाके पीछे प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता है? तो डेटाबेस और प्रोग्राम्स के ऊपर कंट्रोल्स का होना लाजमी है प्यारे बच्चों, डेटाबेस और उसके ऊपर कंट्रोल्स का होना लाजमी है। तो सिस्टम के ऊपर आपने कुछ जनरल आईटी कंट्रोल बता दिया कि जो हमने डेटाबेस है उसके पढ़े में, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल बता दिए कि भाई जब भी फॉर एग्जांपल कोई डेटा इनपुट हो रहा होगा या सिस्टम कोई चीज कैलकुलेट कर रहा होगा तो उसके ऊपर रेंज चेक चल रहा होगा, उसके ऊपर सीक्वेंस चेक चल रहा होगा, उसके ऊपर एग्जिस्टेंस चेक चल रहा होगा, लेट से उसके ऊपर कंप्लीटनेस चेक चल रहा होगा कि डेटा फील्ड्स कंप्लीट है कि नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर को 5 लाख रुपए का बिल आ गया तो इसका मतलब एक सिस्टम में रेंज चेक होना चाहिए कि अगर ये इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसको 5 लाख का बिल नहीं आ सकता, इसकी एक रेंज डिस्क्राइब हो रही होगी। क्या यहाँ तक बातें समझ आती हैं बच्चों आप लोगों को? तो बच्चों थोड़ा सा कोशिश करें इस चीज़ के ऊपर कि यार आपको थोड़ा सा है ना, ये अगर आप ये कर लेंगे ना इंशाल्लाह,
अब पिछले 6 महीने लाजमी रिवाइंड करने मेरे बच्चों, सही है। कुछ प्री कंडीशंस हैं, मैं अगेन रिपीट करूंगा, चाहे आप जीनियस हो चाहे आप फेलियर हो मेरी तरह, आपने इस प्री कंडीशन को लाजमी काम करना है। फिर उसके बाद आप एनालाइज करें कि आप फेल हो क्यों रहे हैं, जिन रीजंस की वजह से फेल हो रहे हैं उसके लिए अपने बेसिस पे एक एडहॉक स्ट्रेटेजी बनाएं। देखें, अगर यहाँ पे जो शुजा साहब है और जो मारूक साहब है, शुजा साहब किसी और वजह से फेल हुए होंगे शायद, या मारूक साहब किसी और वजह से फेल होंगी, तो दोनों के लिए एक स्टैंडर्ड प्लान नहीं बन सकता है। आप दोनों ने एनालाइज करना है डिफरेंटली कि मेरे पास क्या मसला आ रहा है, मुझे किस चीज़ में मसला आ रहा है, मुझे लिखने में मसला आ रहा है, मुझे टाइम मैनेजमेंट मसला आ रहा है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने आइजा की रीडिंग नहीं करी थी, मुझे पता नहीं होता ये चीज़ आइजा में कहाँ लिखी है, मुझे ऑडिट का या लॉ का स्ट्रक्चर नहीं पता, या मुझसे क्वेश्चन पिक नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे आप आवर्स एलोकेट करें, क्या मुझे इतने आवर्स देना है। ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, बड़ा अफसोस होता है कि बच्चा पहली अटैम्प्ट में ऑडिट पढ़ता है। मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन बात बताऊं, मैं एक जेन्युइन बात बताता हूं आपको, और यकीन करिएगा प्यारे बच्चों, ये तजुर्बे ना करिएगा, सही है, तजुर्बे ना करिएगा। मुझसे जितने बच्चे ने भी मैसेज करके पूछा, मैंने उसको हमेशा इसको यही बोला कि यार गाइडेंस सेशन देख लो, वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमने क्या करना है। मैं अगर एक बच्चे से ऐसी 2 सेकंड बात करते हुए बोलूँ कि यार इस बार आइजा रीडिंग कर लो, वो बेचारा आइजा रीडिंग में पूरे 6 महीने लगा दे और फेल हो जाए, फिर वो आके जाके किसी और टीचर के पास जाए, वो टीचर बोले सर क्या करूँ, वो बोले टीचर क्या फॉर एग्जाम्पल अब ये चीज़ कर लो, वो उस चीज़ के ऊपर अब मेहनत करने लग जाए। उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसके अपने पार्ट पे क्या चीज़ पेंडिंग है यार, उसके अपने पार्ट पे क्या चीज़ लैग कर रही है, वो किन चीज़ों को टाइम लगा रहा है। कि यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो खुदा का वास्ता ये आपकी अटैम्प्ट है, ये आपकी करियर है, सही है। ये इस चीज़ के ऊपर आप अपने आप को एनालाइज करें। हर बंदे के ऊपर डिफरेंट सलाहियत होती है और डिफरेंट वीकनेस होती है। क्या तक बात समझ आती है बच्चों? तो माशाल्लाह आप लोग बड़े हैं, सीनियर है, इस तरह की चीज़ें ना क्या करें कि सर फेल हो गया बताऊँ क्या करूँ, अच्छा यार एक काम करो इस बार एज ए रीड कर लो, अच्छा सर लेक्चर वापस से देख लो, हाँ जी लेक्चर वापस से देख लो। यार लेक्चर वापस से देखने किस माइंडसेट से देखना है, किस चीज़ से देखनी है, प्लान क्या बनाना है। मतलब मुझे अफसोस होता है कि जनवरी से जून तक बच्चे ने यहाँ कहीं लेक्चर्स देखे और आइजा रीड नहीं करा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है चूंकि मैंने आइजा रीड नहीं करे थे ना इसलिए मैं फेल हो गया। अब वो जून से दिसंबर में क्या करेगा, जून से दिसंबर में अब वो यहाँ पे आके आइजा को रीड करेगा, या फिर इन 6 महीनों में आइजा को रीड करेगा और लेट से लेक्चर्स ही देख रहा होगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, चीज़ें नहीं कर रहा होगा, दिसंबर में आके वापस फेल होगा। फिर जब अगली टाइम आएगी जून में वापस, तो वो कहेगा अच्छा यार मैंने आइजा भी रीड कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, चलो यार मैं काम ये करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब वो प्रैक्टिस के ऊपर यार इस तरीके से नहीं होंगी चीज़ें प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आ रही है? प्रोफेशनल पेपर आप देने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल पेपर देने जा रहे हैं, और अगर आप पेपर देखें भी तो लास्ट अटेम्प्ट का मैं एनालिसिस करूं तो क्वेश्चन 1 जो था वो हैजिंग था, और हैजिंग की प्लानिंग और परफॉर्मेंस लिखनी थी। 17 नंबर का सवाल था और सबसे आसान सवाल हमारे पास पेपर में ये था, सही है। हैजिंग आज से 8 अटेम्प्ट पहले भी आ चुका है, कोई नया सवाल नहीं था ये, 8 अटेम्प्ट पहले भी आ चुका है। अगर आप वॉल्यूम 1 में देखेंगे तो हैजिंग के प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। बड़ा आइजा 540 की आपने हेल्प लेनी थी, आइजा 540 एप्लीकेबल था और वहां से आपको प्रोसीजर लिखने थे। दूसरा सवाल अगर आप देख लें स्ट्रेटेजी और आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। तो पहला सवाल हैजिंग, दूसरा सवाल हमारे पास कंट्रोल, तीसरा सवाल हमारे पास ऑडिटर्स जो कि नॉर्मली आ रहा होता है, चौथा सवाल ड्यू डिलिजेंस जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी से रिलेट करता है। फिर हमारे पास सब्सिक्वेंट इवेंट सवाल आया, रिपोर्टिंग एप्लीकेशन आई, फिर हमारे पास 5B स्कोप लिमिटेशन आई। अच्छा मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा था, सॉरी मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा था, ये हमारे पास क्वेश्चन में 5B था प्यारे बच्चों, याद आ रहा है सवाल? कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया और जनवरी में साइबर अटैक हुआ जिसके वजह से सारा रेवेन्यू का डेटा लॉस हो गया आखिरी 3 हफ्तों का, उसके ऊपर ऑडिटर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, याद आ रहा है? और यही साइबर अटैक का सवाल आपको याद है जून 22 वगैरह में भी एक जमाने में आया था, बैंक के ऊपर साइबर अटैक हुआ था। तो जब जून 22 में बैंक के ऊपर साइबर अटैक हुआ था तो हमने आइजा 250 लिखा था, आइजा 250 से फिर हम आइजा 570 लेके गए थे। हमने कहा था भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो लाइसेंस उड़ा देगा, याद आ रहा है बच्चों ये? अब जब बच्चे ने देखा कि भाई यार साइबर अटैक का सवाल तो लास्ट अटेम्प्ट से मिलता जुलता आया है, बच्चे ने एग्जैक्टली वही आंसर पेपर में लिख के आ गए कि साइबर अटैक हुआ है तो साइबर अटैक है तो लॉज एंड रेगुलेशन का मसला होगा, लॉज एंड रेगुलेशन से गोइंग कंसर्न का मसला होगा। उस सवाल में बैंक में जब साइबर अटैक हुआ था तो डिपॉजिटर्स का डेटा ब्रीच हुआ था, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई थी। यहाँ पे आपके पास लॉज एंड रेगुलेशन का सवाल नहीं आएगा, बिकॉज आपके पास जो रेवेन्यू का डेटा लॉस हुआ है इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉस है, सही है, कस्टमर का कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, आपकी रिकॉर्डिंग का मसला हुआ है, तभी यहाँ पे 250। तो जब आपने यहाँ पे आंसर नहीं पढ़ना है, आपने ये सोचना है कि अगर मैंने इस सवाल में 250 अप्लाई नहीं करा या मैंने इस सवाल में 570 अप्लाई नहीं करा तो क्यों नहीं करा, क्या रीजन थी जिसकी वजह से मैंने नहीं करा, सही है। वो रीजन आपको पता होनी चाहिए कि सवाल में ये लिखा हुआ है इस वजह से मैं ये चीज अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? ये प्रैक्टिस है। तो अगर एक सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और 35 मिनट तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस सवाल को 35 मिनट अटेम्प्ट करने के बाद 15 मिनट एनालाइज करें, और ताकि लर्निंग पॉइंट आप लिख सके कि मुझसे ये मसले हो रहे हैं, मुझे अभी भी ये मसला आ रहा है, और इंप्रूवमेंट देखें अपनी। बच्चों क्लियर हो यहाँ पे? अगर आपके रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स कवरेज, तो यार इस बैच में मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मैंने ओरिएंटेशन में ही बोला हुआ है। एक तो ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है,
सही है। एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि एमएसए के लेवल के क्वेश्चन है, सही है, जिसके अंदर अच्छे कॉम्प्लेक्स IFRS है, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसके लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गए और यूट्यूब पे भी अपलोड हो गए, पोर्टल पे भी अपलोड हो गए। तो ये चीज़ तो हमारे पास हो रही है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्ट मैंने आपको हिरामिर ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे वहाँ पे, उसको अगर आप फॉलो करेंगे उन 7 स्टेप्स को, तो आपको एनालाइज होगा कि किस तरीके से, जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप करेक्ट आइजाज को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, आइजाज की लिंकिंग भी आपकी हो जाएगी, सही है। कितनी अटेम्प्ट के पास पेपर्स रेलिवेंट है? मेरा मशवरा है कि विंटर 17 ऑनवर्ड्स। और अगर आप फॉर एग्जांपल लेक्चर्स देखेंगे तो लेक्चर्स के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, कि आप किसी भी लेक्चर को देखेंगे ना, उसके अंदर 2-3 आइजाज मिल रहे होंगे, ठीक है। वो इक्वेशन आप लाजमी बना लें। फॉर एग्जाम्पल आइजा 240 की अगर मैं बात करूँ तो आइजा 240 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500, ठीक है। अगर मैं आइजा 402 की बात करूं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आइजा 402 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500 प्लस आइजा 705, सही है। अगर मैं आइजा 550 रिलेटेड पार्टी की बात करूं तो रिलेटेड पार्टी में मेरे पास 315 है, चूंकि रिलेटेड पार्टी में फ्रॉड का रिस्क भी हो सकता है तो 240 भी है, प्लस रिलेटेड पार्टी के ऊपर प्रोसीजर्स हैं आइजा 500 और फिर मेरे पास उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन है। तो आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल स्मार्ट लेक्चर्स वगैरह देखे हुए या लेक्चर्स देखे हुए, तो उसके अंदर मैं हमेशा ये इक्वेशंस बता रहा होता हूँ, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमारा पेपर किन चीज़ों में टूटा हुआ होता है। एक अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, इसके ऊपर मेरी वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, सही है। कोई भी आइजा पढ़े ना, लेट से अगर आपने स्टार्ट किया आइजा 315 से, तो आपने कहा आइजा 315 प्लानिंग का स्टैंडर्ड है। फिर जब आपने आइजा 240 पढ़ा ना, तो आपने आइजा 240 में कहा, आइजा 240 में कहा कि सर आइजा 240 प्लानिंग को भी कवर करता है, परफॉर्मेंस को भी कवर करता है, रिपोर्टिंग को भी कवर करता है, सही है। अच्छा, फिर आप आगे गए आइजा 570 में, तो 570 भी प्लानिंग को कवर करता है, परफॉर्मेंस को कवर करता है, रिपोर्टिंग। अगर आपने यहाँ तक भी लिंकिंग सीख ली ना कि इस चीज़ के अंदर ये प्लानिंग कवर्ड है, परफॉर्मेंस कवर्ड है, रिपोर्टिंग कवर्ड है, तो पेपर में बड़ा आसान हो जाएगा। अगर वो आपसे कहता है गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क बताओ, तो इसका मतलब प्लानिंग फेज से लिखना है। अगर वो आपसे कहता है गोइंग कंसर्न के ऊपर मुझे प्रोसीजर्स बताओ, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस फेज से लिखना है। अगर वो आपसे कहता है गोइंग कंसर्न की मुझे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताओ, तो आपको यह लिखना है। लेकिन इतना आसान नहीं है। मसला सिर्फ ये कि पेपर में गोइंग कंसर्न का सवाल आता है, लेकिन गोइंग कंसर्न का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता, सही है। तो सवाल पिक करना होता है कि क्या इसमें गोइंग कंसर्न है। अगर गोइंग कंसर्न है तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में वो अगर आपसे कहता है इवैल्यूएट करो, तो इवैल्यूएट में आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे गोइंग कंसर्न है। क्यों गोइंग कंसर्न है? इवेंट्स ऑफ कंडीशन है। फिर वो कहता है जो इवैल्यूएशन करिए उसको ऑडिट प्रोसीजर बताओ, तो ये आपको आइजा यहाँ पे हेल्प करेगा ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर। AAFR की नॉलेज होनी चाहिए। AAFR के आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। कैलकुलेशन मैंडेटरी नहीं है, सही, कैलकुलेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर हेजिंग का सवाल आया तो उसने आपसे ये नहीं कहा था कि मुझे बताएं कि हेजिंग के सवाल में पीएनएल में कितना जाएगा और ओसीआई में कितना जाएगा और उसकी फेयर वैल्यूएशन करके बताएं, सही है। उसने हेजिंग के सवाल में आपसे ये नहीं पूछा था। हेजिंग के ऊपर उसने आपसे कहा था कि प्लानिंग फेज में क्या करेंगे और प्रोसीजर्स फेज में क्या करेंगे, सही है। अगर आप हेजिंग के लिए IFRS 9 या IS 32 या 39 में जाएंगे तो प्लानिंग और प्रोसीजर की बातें वहां पे नहीं लिखी हुई IFRS में, सही है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। आप अगेन सवाल अगर इसको पढ़ लें एक बार प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम क्वेश्चन 1 को देख भी लें। डिस्कस द की मैटर रिगार्डिंग द हेजिंग ट्रांजैक्शन दैट यू वुड वांट द ऑडिट टीम टू फोकस ऑन, ऑडिट टीम टू फोकस ऑन। तो इसका सवाल, इसका आंसर ऑब्वियसली आपको IFRS से नहीं मिलेगा। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म फॉर द अबव मेंशन हेजिंग ट्रांजैक्शन, और ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं, ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं, सही, ऑडिट टीम, ऑडिट प्रोसीजर, सही है। और यहाँ पे अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ सवाल अगर आप देखें तो उसने कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कोई कैलकुलेशन। यही सवाल अगर FFR में आ रहा होता तो आपसे कहता है कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि पीएनएल में कितना जाएगा, OCI में कितना जाएगा, कैश फ्लो है जाएगा, फेयर वैल्यू है जो, और उसकी अकाउंटिंग करके बताओ। यहाँ पे आपने अकाउंटिंग नहीं करनी है बच्चों, सही है। नहीं यार देखें बच्चों, ये गलती ना करिएगा, सलमान खालिद साहब ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। सुन लें, ये कबीरा गुनाह है भाई। अगर आपने एक आइजा पढ़ लिया, अगर आपने एक आइजा रीड कर लिया, चूंकि अगर आप फेल हो चुके हैं, सही है, अगर आपने एक लेक्चर देख लिया है और लेक्चर के बाद आपने हैंड आउट देख लिया, हैंड आउट के बाद आपने उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को वापस से लिख लिया, जब आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने आइजा को रीड कर लिया और आइजा को रीड करके आपने प्रैक्टिस करनी है। क्या तक बात समझ आती है? सारा का सारा काम एक आइजा के लिए कर लें, ये सारा का सारा काम एक आइजा के लिए कर लें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ऐसा ना करिएगा आप, कि आप उसको लेक्चर आज देख रहे हैं, हैंड आउट 2 महीने बाद रीड कर रहे हैं, आइजा को पेपर से 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस पेपर से पहले 5-6 दिन बस पिछले 6-8 दिन में प्रैक्टिस करें। इस तरह मिसमैच ना चलेगा मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा मेरे बच्चों ये सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सुन लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सही है, इसको मिस ना करिएगा। एक चीज समझ लें, एक चीज सुन लें, आपके पास पोर्टल पे
जो मेरे फिजिकल क्लासेस के लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो फिजिकल क्लास है मेरे बच्चों से, ये जो वाइट बोर्ड के लेक्चर हैं, और आपके पास स्मार्ट क्लास भी अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आपको मैंने दोनों चीज़ें, पोर्टल पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। सही है, मेरी पर्सनल सजेशन स्मार्ट क्लासेस है, बिकॉज स्मार्ट क्लासेस जो है एक बड़ा डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर आ रहा है। सही है, बहुत टाइम सेव हो रहा है आपका, बहुत एफिशिएंट हो रहा है, और लिंकिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। बिकॉज अगर कोई भी एजा पढ़ाते हुए किसी एजा से लिंक हो रहा है तो सामने उसकी स्लाइड्स वगैरह आ रही है। बट दोनों चीज़ें मैंने बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए अवेलेबल रख दी है प्यारे। सही है, स्मार्ट क्लासेस भी, फिजिकल क्लासेस भी। एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों में खड़ा हुआ सर इब्राहिम ही है। ठीक है, दोनों में, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हो या स्मार्ट क्लासेस हो, दोनों में खड़ा हुआ सर इब्राहिम ही है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपने इनमें से कोई भी चीज़ें लेनी हो। इस बैच में जो हम करने जा रहे हैं वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि सर क्या वो बुकलेट मिल जाएगी? प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल आपको बुकलेट शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। सही है, एक आंसर इसका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास कुछ आइजाज रिवाइज्ड हुए हैं। ठीक है, आइजा 600 जो है वो रिवाइज हो चुका है। एक इंगेजमेंट मैंने अभी अप्लाई करा था बहुत बड़े ग्रुप पे, और हमारे सिलेबस का पार्ट बन गया है। अगर चेंजेस की वजह से आप लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन है ना देखिएगा, मैं इनको यूट्यूब में फ्री अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया बच्चों? एक दो बच्चों ने मैसेज किया था मुझे कि सर जो 2-3 चेंजेस आई हैं उसकी वजह से हम क्या कहते हैं एक्सेस लेना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 2-3 की वजह से एक्सेस लेना चाह रहे हो तो मैं वैसे इसको यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, तो इनकी वजह से आप बैठ के लेक्चर ना लीजिएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार बस अब एक स्क्रैच से स्टार्ट करना है, प्रॉपर स्टार्ट करना है, डिसिप्लिन वे में स्टार्ट करना है, चीज़ों को लेकर चलना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तो फिर मेरा मशवरा होगा कि आप लें। अदरवाइज 1-2 चैप्टर के लिए, 1-2 एजाज के लिए ये मैं वैसे ही बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल कर देता हूँ। पिछले बैच में ISQM1, ISQM2 जब अपडेट हुए थे और ISA 315 अपडेट हुआ था, तो मैंने वो लेक्चर्स भी यूट्यूब में ऑलरेडी आ रहे हैं। क्या तक बात समझ आती है बच्चों? और मेरा आपको चैलेंज है यार, मेरा आपको चैलेंज है, आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेक्चर देखें, आप ISA 570 देखें, आप ISA 402 देखें, आप ISA 550 देखें, जब आप लेक्चर देखेंगे, हैंडआउट देखेंगे, लिखेंगे, जब आप ISA को रीड करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको पता होगा अगले पेज के ISA में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमने इंडस्ट्री आर्टिकल से इफेक्ट आता है, तभी मैं कोशिश ये करता हूं कि अपने लेक्चर्स में जो मेरा एक एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, उसको मैं शेयर करता रहूं। तो जो भी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से होती है, मैं कोशिश करता हूं कि अपने एग्जांपल्स में, चीज़ों में प्रैक्टिकल, अपने मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो नॉर्मली शेयर करता रहूं, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। नहीं तो जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करें ना यार, जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करें। ये वाली हरकतें छोड़ दें कि इसकी कवरेज ज़्यादा है और उसकी कवरेज ज़्यादा, तो पहले वो कवर कर लूँ। मतलब बहुत ही मतलब आप सोचें, आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं जो हम मॉड्यूल डी में या कैफ 7 पढ़ते थे, सही है, और चौथी 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो गया है? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्यों स्टार्ट हो गया है? बिकॉज इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है। इस वजह से हमने क्या कहते हैं वाइंडिंग अप को स्टार्ट। अब एक कंपनी बनाना सीखा नहीं हो, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सीखा नहीं हो, कंपनी बनी नहीं है, और 6ठी-7वीं क्लास में वाइंडिंग अप बैठ के पढ़ रहा हूं, सिर्फ इस वजह से कि भाई इसकी नहीं, इस तरह ना करें यार। जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में देखें, जिस सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखना है आपने। आइजा भी रीड करना है, आइजा भी रीड करना है मेरे बच्चों, आइजा भी रीड करना है। तो जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में आपने देखना है। पोर्टल में जिस सीक्वेंस में लेक्चर है, मैं आपसे हल्फन एक चीज़ कहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और मैं ये टॉपिक पढ़ाते हुए इसकी अगर किसी टॉपिक से लिंकिंग हो रही है और वो प्रीवियसली कवर्ड ना हो बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। आपने याद नहीं करना है, आपने सिर्फ रीड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आइजा 240 के अंदर ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस दैट्स इट। याद नहीं करना है यार, घुमाना है, एक नॉवल की तरह पढ़ना है। मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ कि जो लेक्चर पे इतनी मेहनत करी है मैंने, लिंकिंग पे, लॉजिक पे, ड्राफ्टिंग पे, वो इसी वजह से मेहनत करी है कि आपकी आइजा रीडिंग में टाइम सेव हो जाए, कि आपको पता हो कि आइजा के अंदर ये चीज लिखी हुई है मेरे बच्चों। आइजा 240 फ्रॉड बड़ा स्टैंडर्ड वो उठा लें, आइजा 570 गोइंग कंसर्न वो उठा लें, आइजा 402 सर्विस कोई भी उठा लें। लेक्चर देखने के बाद, हैंड आउट देखने के बाद जब आप आइजा रीड करेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, सुन ले मेरी बात को। और जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको खुद ही लिंकिंग समझ में आ जाएगी। एक कदम बढ़ाएं, पूरे कोर्स को ना देखें बच्चों, पूरे कोर्स को ना देखें, अभी सिर्फ एक कदम बढ़ाएं। एक प्लान बना ले कि इस हफ्ते में मेरा ये टारगेट है, उस हफ्ते का टारगेट पूरा करें। हफ्ते वाला टारगेट पूरा करेंगे। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ, मेरी वॉल्यूम 2 अगर आपने देखी हो, जिसके अंदर मैंने सारे आंसर्स ड्राफ्ट किए, सही है, विंटर 17 से लेके लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स तक मैंने उसको ड्राफ्ट किया, सही है। आपके पास जो भी किताब आ रही होगी उसमें शायद मेरे ख्याल से विंटर 21 तक आ रहा है और पोर्टल में फिर मजीद आंसर्स अपलोड है। अब ये काम मुझे करने में कितना टाइम लगेगा बताएं, गैस करें। विंटर 17 से विंटर 21 10 अटैम्प्ट बनती हैं,
10 अटैम्प्ट में 6 सवाल आते होंगे, 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन के मैंने आंसर्स लिखने थे। आप बताएं कितना टाइम लगना चाहिए? 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे? आप यकीन करें 6 महीने तक मैंने एक आंसर भी ड्राफ्ट नहीं किया था। क्यों? जब मैं लेके बैठता था तो मैं ये कहता था भाई यार विंटर 17 से लेकर विंटर 21 तक सारे आंसर वापस से ड्राफ्ट करना है। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मैंने कहा यार मैं एक दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, मैं एक दिन में एक क्वेश्चन करूंगा। और आप यकीन करें 2 महीने के अंदर मेरी किताब रेडी हो गई थी, 2 महीने के अंदर किताब रेडी हो गई थी। सही है? तो अगर मैं और 6 महीने तक मैं ये सोचता रहा भाई यार इतने सारे सवाल हैं, पूरा आंसर ड्राफ्ट, और क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, सारे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल लिखे थे, IFRS लिखे थे, सारी चीजें लिखी थी, तो बहुत मेहनत थी उस किताब के अंदर। और जब मैं लिखने जाता था मैं कहता था भाई यार इसमें तो ये भी करना है, मैं आगे के सवाल पढ़ता था, मैं कहता भाई यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल, इसका तो गाइडेंस भी देनी पड़ेगी, ये भी देना पड़ेगा। यकीन करें कुछ भी नहीं। जहाँ मैंने एक प्लान बना लिया ना कि एक दिन में एक सवाल करना है, आप यकीन करें अगले 2 महीने में किताब रेडी हो गई थी। लेकिन अगर आपने बैठ के एक प्लान बना लिया मेरे बच्चों, चीजें कर ली, आप यकीन करें आप कर लेंगे। ठीक है? तो यूं ना करेगा आप किताब खोलने बैठो और आपने कहा यार इतनी यार किताब पढ़नी है ना, मतलब किताब को और कुछ तो काम नहीं है ना, किताब का चाहे जितनी मोटी किताब हो आपने पढ़नी है किताब को। जब पढ़नी है तो आप सोचें कि मैंने पूरी किताब थोड़ी पढ़नी है, मेरा तो इस हफ्ते का टारगेट ये है कि मैंने इस किताब में से एज अ 240 एज अ 550 इसको रीड करना है, बस खत्म बात। अगर आप पोर्टल खोलते हो, पोर्टल पे इतने सारे लेक्चर्स आते हैं, तो आपने ये थोड़ी माइंडसेट बनाने का भाई यार इतने सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे या इतने सारे सवालात करने पड़ेंगे। सही है? आपने बैठ के अभी मैंने जो एडिशनल प्रैक्टिस सेशन वाला रखा है, तो अगेन इसमें भी मैंने ये काम करा। मैंने सारे पास्ट पेपर्स जितने भी अच्छे प्रोफेशनल बॉडीज़ के सवालात थे, MSA1 हो चाहे दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज़ हो, ACC हो, ICW, उनके सवाल कंपाइल करवाए, उनके आंसर्स कंपाइल करवाए, सारी चीज़ें करी। और मैंने बस ये प्लान करा कि मैंने हफ्ते में 1 से 2 सवाल बच्चे को देने हैं और मैंने 1 से 2 सवाल अटैम्प्ट। अब मुझे टेंशन ही नहीं होती है कि वो जो बुकलेट है वो 100 पेज की है कि 150 पेज की है। मैंने एक टारगेट बना लिया कि मैंने इस अटैम्प्ट का सवाल इस दिन इस तारीख को करवाना है, इस हफ्ते में मैंने एक करवाना है। आज हिम्मत नहीं हो रही कल कर लूँगा, कल हिम्मत नहीं हो रही परसों कर लूँगा, लेकिन मैंने एक टारगेट बना लिया कि इस हफ्ते में मैंने ये चीज़ करनी है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड लेक्चर में मेरे पास IFRS के लेक्चर है, व्हाइट बोर्ड में मेरे पास IFRS के लेक्चर है। बच्चे ने रिक्वेस्ट करी कि सर उसका भी स्मार्ट लेक्चर आप अरेंज कर दें। सही है कि आप सारे IFRS का स्मार्ट लेक्चर अरेंज कर दें। जो व्हाइट बोर्ड वाला लेक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर है। सही है? बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है और उसके अंदर ये हेजिंग सारी कवर्ड थी, लेकिन बच्चे ने रिक्वेस्ट करी कि सर एक काम आप ये करें कि स्मार्ट लेक्चर। तो मैं अपने जहन पे ये हावी थोड़ी करूंगा कि मुझे सारे IFRS के, मैंने एक प्लान बना लिया कि ठीक है यार मैं काम ये करूंगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में मैं किसी एक IFRS की इवैल्यूएशन, रिस्क, प्रोसीजर और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन उसके ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड करा दूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? तो एक प्लान बना लें, इस तरीके से लेकर चले। मैं और आप बिल्कुल एक ही हैं। सही, हम पाकिस्तानी हैं ही ऐसे, तो टेंशन ना लें इस चीज़ के ऊपर। तो कोशिश ये करें कि एक प्लान बना लें प्यारे बच्चों और उस प्लान के बेसिस पे चीज़ों को लेकर चलना स्टार्ट करें। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? समरीज के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी बच्चों वो ये थी कि IS1 से लेके IFRS 16 तक जितने भी IFRS है उसके जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उन सब के ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ हैं, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर मैंने सारे रिस्क इवैल्यूएशन प्रोसेस डिस्कस किए। नहीं अगर पढ़ रहे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी देखें फ़र्क समझे दोनों में फ़र्क समझे। हैजिंग वाला सवाल अगर आपने देखा हो तो हैजिंग वाला सवाल अगर देखें तो आपसे पूछ क्या रहा है कि स्ट्रेटेजी बताएं, प्लानिंग बताएं, प्रोसीजर्स बताएं, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी ऑडिट टीम वो बताएं। तो दोनों को तो वही आपसे कह रहा हूँ, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। बस पास करना है बच्चों, लाजमी पास करना है। बस ये गलतियाँ आइडेंटिफाई करें, स्ट्रेटेजी बनाएं, स्मार्ट प्लान जो है उसको एज अ बेंचमार्क रखें और उसके बेसिस पे चेंजेस करें, अपने लिए चेंज कर लें। यार MSA1 के क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो अच्छे खासे मैंने अपलोड करे हैं पोर्टल पे। MSA1 के क्वेश्चंस अच्छे खासे अपलोड है पोर्टल पे, और MSA1 पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं वो वाले सवाल भी कर दूंगा, वो वाले भी कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, हो जाएगा। लेकिन जो मैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ वो MSA1 की नौयत के ही हैं। ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल MSA1 की नौयत के सवाल है जो मैं अभी रिकॉर्ड करवा रहा था, बल्कि तो रिकॉर्ड करवा लिया है। तो वही एग्जिबिट 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, रिस्क है, प्रोसीजर्स हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर है, और वही बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दी हुई है सारी। अच्छा खासा लंबा बड़ा अच्छा सवाल है, डिफरेंट अपेंडिक्स है इसके अंदर, जॉइंट अरेंजमेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अच्छा सवाल है, बताइए चल रहा है सारी चीज़ें। चलिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, ग्रुप वगैरह पे कोई भी चीज़ हो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेरीज हो, पोर्टल वगैरह का मसला हो, एक्सेस का मसला हो, या फिर आपके पास ये बुकलेट का मसला हो, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का मसला हो, उसका एक्सेस आपको मिल जाए। और कोई भी चीज़ नहीं आती है अपलोड आती तो एटलीस्ट आप अपडेट रहें।